पिछले दिनों अनिल विज जी ने और डाड्डा जी ने खुद ये बात मानी है कि भाई हमारे अफसर जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, पढ़े लिखे युवा को नौकरी नहीं मिलती, हम उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। चौटाला साहब ने 10 साल जेल क्यों काटी थी? चौटाला साहब ने भी ये बात कही थी कि दोबारा सरकार बनने पर 3 लाख बच्चों को भी नौकरियां देकर के मेरे पूरे परिवार को जेल जाना पड़े तो जरूर जाएंगे। यूं राजनीतिक षड्यंत्र करके किसी को जेल भेजोगे तो फिर उसका तो इलाज नहीं है ना। अजीत पवार जी के बारे में मोदी जी ने क्या कहा था? देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है, और अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर गया था। उसके बाद वो साफ हो गया। ये चौधरी देवीलाल जी की पगड़ी है, किसी आगे झुकेगी नहीं और किसी के कदमों में जाके नहीं बैठेंगे। किसान को दोबारा कोई ऐसा कदम उठाना पड़े कि सड़कों पे आ जाए, फिर इस सरकार को दोबारा हिलाने का काम करेंगे। सरकार इसके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? मतलब सरकार की मंशा नहीं है या कोई बीच में सिस्टम ऐसा है या लूप होल है कि वो उसको काम नहीं कर पा? हमने तो कही है, एक दिन के लिए मौका दे दो। इन बार ना काट दिया तो फिर हम तो कहते ही कांग्रेस को अपनी बात रखनी चाहिए थी, वॉकआउट कर जाते हैं। लड़ते क्यों नहीं, अपनी बात को बुलंद क्यों नहीं करते? नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त हम रोहतक में हैं और युवा इनेलो की तरफ से हरियाणा भर में हर जिले स्तर पर जाकर जो युवा सम्मेलन किए जा रहे हैं और युवा के प्रभारी जो हैं करण चौटाला, वो एक एक सम्मेलन में जाके युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। करण जी, सबसे पहली बात तो अगर मैं करूँ, हरियाणा में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार दावा करती है बिना पर्ची खर्ची और पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का। किस तरीके से देखते हैं आप? युवाओं से मिलते हैं, आप खुद इस बात के गवाह हैं किस प्रकार 4 दिन पहले जो एक भर्ती होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, और 11 सालों में कैसे बारी बारी कोई पेपर लीक हुआ है, भर्तियां कैंसिल हुई है, अफसरों के दफ्तर में पैसे मिले गए हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। पिछले दिनों अनिल विज जी ने और डाड्डा जी ने खुद ये बात मानी है कि भाई हमारे अफसर जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। हमने तो पहले भी ये बात अनाउंस करी है कि कैलेंडर जारी करा था, उस टाइम कहा भी था कि हर साल जितनी भर्तियां खाली होती रहेगी हम उनको पूरा करने का काम करेंगे, और जब तक किसी युवा को, पढ़े लिखे युवा को नौकरी नहीं मिलती, हम उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। सर। आपने कैलेंडर की बात करी और हर साल भर्ती की बात करी। इससे अगर पिछले टर्म की बात करें तो गठबंधन की सरकार थी, वो भी इसी तरीके की बात करती थी। वो चलेगी तीसरी बार नायब सैनी, अब दोबारा सरकार में आगे वो भी दावे करती है, लेकिन मिल नहीं पाती। आज भी युवा एचपीएससी के बाहर धरने पे बैठे हैं। चौटाला साहब ने 10 साल जेल क्यों काटी थी? दो जवाब। उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है सर। लोग एक तो भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या रोहतक को राजनीतिक गढ़ कहते हैं, तो कहते हैं कि वो तो भ्रष्टाचार किया था और नौकरी दी थी, भ्रष्टाचार तरीके से दी थी, इसलिए उन्होंने जेल काटनी पड़ी, सजा भुगती, उन्होंने गलत किया। तो अगर आप लिस्ट चेक करोगे, मैक्सिमम लड़के उस टाइम भिवानी के लगे थे, क्योंकि बंसीलाल जी की सरकार में वो लिस्ट तैयार हुई थी। ये तो एक षड्यंत्र था राजनीतिक, और हम तो फिर कहते हैं चौटाला साहब ने भी ये बात कही थी कि दोबारा सरकार बनने पर 3 लाख बच्चों को भी नौकरियां देकर के मेरे पूरे परिवार को जेल जाना पड़े तो जरूर जाएंगे। ये बड़ी बात नहीं है सर कि मतलब हरियाणा के युवाओं का भविष्य उभारना, सुधारना, और उसके बाद अगर जेल जाना पड़ा तो हम डरेंगे नहीं? नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। जब हमारे दादा 70 साल की उम्र में 10 साल काट सकते हैं तो हम तो नौजवान हैं, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा यूं राजनीतिक षड्यंत्र करके किसी को जेल भेजोगे तो फिर उसका तो इलाज नहीं है ना। इन राजनीतिक षड्यंत्रों के पीछे सरकार की क्या मंशा होती है कि इनको जेल भेज दे? तो क्या अजीत पवार जी के बारे में मोदी जी ने क्या कहा था? देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है, और अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर गया था। बिल्कुल। उसके बाद वो साफ हो गया। बताओ। तो इसमें मंशा क्या होती है? मतलब ये राजनीतिक षड्यंत्र पार्टी में शामिल करने के लिए जाते हैं? भाई चौटाला साहब या तो माफी मांग लेते, झुक जाते तो ये केस नहीं होते। वो झुके नहीं और वो खड़े रहे तो वो जेल चले गए। ये चौधरी देवीलाल जी की पगड़ी है, किसी आगे झुकेगी नहीं और किसी के कदमों में जाके नहीं बैठेंगे। अच्छा सर, दूसरा हरियाणा में किसानों की बात करें। किसानों की ये धरती है। पिछले दिनों हरियाणा में बाढ़ आई तो किसानों के हालात बद से बदतर थे और सरकारी मशीनरी किसानों तक नहीं पहुंच पाई। आज भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया, लेकिन आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो कुछ किसानों को मिला, लेकिन आज भी किसान इसके लिए भटक रहे हैं। और रोहतक जिले की अगर बात करें तो आज भी हजारों एकड़ फसल ऐसी है जो आज भी जलमग्न है। उनके गेहूं नहीं बुए और अब वो पानी नहीं निकला, तो अगली फसल भी मेरे को लगता नहीं कि वो किसान बो पाएंगे। सिर्फ रोहतक नहीं, झज्जर के भी यही हालात है। मैं कल झज्जर था, मैंने कई खेत ऐसे देखे जहाँ पे यही हालात है। ये तो सरकार की कमजोरी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुआवजे के नाम पे पैसा खाते हैं और किसान को कुछ देते नहीं है।
सर आपने जो सरकार दावा करती है कि हम 24 फसलें एमएसपी पे खरीदते हैं और हरियाणा पहला राज्य है, किसान हरियाणा का खुशहाल है, झज्जर में रोहतक में कहीं देखने को मिला आपको? आप किसानों से पूछ लो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप भी मिल के आए हो कल झज्जर में, आप देख रहे हो मैं तो लगातार। मिल के आया हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। मुआवजे की बात करते हैं, उसमें रिश्वत खा लेते हैं, वो पैसा हड़प जाते हैं, मिलता तो नहीं ना। किसान तो परेशान है, और मजबूर ना करे ये सरकार कि किसान को दोबारा कोई ऐसा कदम उठाना पड़े कि सड़कों पे आ जाए, फिर इस सरकार को दोबारा हिलाने का काम करेंगे। तो अब युवाओं को किस तरीके का मैसेज आप अलग-अलग जिलों में जाके सम्मेलन के माध्यम से दे रहे हैं और युवा आपके सामने अपनी क्या पीड़ा रखते हैं? मैं तो युवाओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति से उठ करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीखो और एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को लड़ो। युवा आपके सामने अपनी क्या बात रखते हैं? युवाओं की तो सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी है, उसी की वजह से आज नशा इतना है, आज क्राइम इतना है। और दूर क्यों जाऊँ, आपका रोहतक झज्जर देख लो। तो क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं जो बेरोजगारी और नशे को बढ़ा रहे हैं? सरकार इसके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? मतलब सरकार की मंशा नहीं है या कोई बीच में सिस्टम ऐसा है या लूप होल है कि वो उसको काम नहीं करने दे रहा? हमने तो कही है, एक दिन के लिए मौका दे दो, इन न बार ना काट दिया तो फिर हम तक दियो। तो सरकारी मशीनरी में दिक्कत है कि? बिल्कुल है, सरकार नहीं चाहती, इसलिए प्रशासन दबाव में है। तो क्या सरकार ही युवाओं को नशे के रास्ते पर, बेरोजगारी के रास्ते पर भटका रही है? बिल्कुल। इसके पीछे मंशा उनकी, क्योंकि युवा तो देश की रीढ़ की हड्डी है, हरियाणा प्रदेश की भी रीढ़ की हड्डी युवा ही है। उनकी मंशा सिर्फ अपनी जेब भरना है, उनकी मंशा ये नहीं है कि हम कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, 11 साल से बीजेपी सत्ता में है, तीसरी टर्म उनकी चल रही है, हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा विधायक या मंत्री है, कैबिनेट का मंत्री, जो जिसको आप ये कह सको कि ये तो ईमानदार आदमी है, बाकी तो सब ऐसे ही गड़बड़ चल रहा है? देखो, सरकार का तो मैं कह नहीं सकता कोई ऐसा है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, आपके आगे दो उदाहरण हो गए, दो सेशन निकल गए जहाँ पे कांग्रेस को अपनी बात रखनी चाहिए थी, वॉकआउट कर जाते हैं। लड़ते क्यों नहीं, अपनी बात को बुलंद क्यों नहीं करते? जबकि हमारे दो विधायक हैं, दोनों के दोनों मजबूती से खड़े होते हैं और अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, तो ये करण चौटाला हैं, एक एक बात का खुलकर इन्होंने जवाब दिया है, पॉलिटिकल बात का भी, और हरियाणा में युवाओं के साथ आज जो दशा है उसके ऊपर भी खुलकर अपने विचार रखे हैं, किसानों की समस्याओं के ऊपर अपने विचार रखे हैं। आप लोगों ने सुने हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।